नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम डिबेट में। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और आज का मुद्दा है विपक्ष पर प्रहार, हैट्रिक की हुंकार। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान में लोकसभा चुनाव के प्रचार का बिगुल फूंक दिया। अमित शाह ने परिवारवाद समेत कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस को घेरा है। अमित शाह ने कहा कि जितने भी दल इकट्ठे हो जाएं, आएगा तो मोदी। केंद्रीय गृह मंत्री ने जहां केंद्रीय योजनाओं को बताया, वहीं भजनलाल सरकार के कामकाज की सराहना की। अमित शाह ने 70% वोटों के साथ सभी 25 सीटों का मंत्र भी दिया। इधर कांग्रेस ने इसे ध्यान भटकाने की कोशिश कहा है। इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं। पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखें। गृह मंत्री अमित शाह की हुंकार, कांग्रेस पर वार। 400 से ज्यादा सीटें एनडीए जीतेगी और 370 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। परिवारवाद समेत कई मुद्दों को लेकर घेरा। अंधकार कर सोनिया मनमोहन ने रख दिया था। 2014 में देश और राजस्थान की जनता ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया और 10 साल में मोदी जी ने देश के अंदर हर क्षेत्र में परिवर्तन लाने का काम किया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिसमें चुनाव नेताओं के दम पर नहीं जीते जाते हैं, मेरे बूथ के कार्यकर्ताओं के दम पर जीते जाते हैं। कांग्रेस ने कहा बीजेपी कर रही है ध्यान भटकाने की कोशिश। आप लोगों का ध्यान भटकाते हैं ये कहकर। आप कभी अशोक गहलोत के खिलाफ बोलेंगे, राहुल गांधी के खिलाफ बोलेंगे, गलत बोलेंगे। ये भाषा बीजेपी की आदत पड़ गई। इनसे आपके मुद्दे नहीं हटेंगे। विपक्ष पर प्रहार, हैट्रिक की हुंकार। चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, एक एक करके सभी का परिचय कराता हूं। पूजा कपिल मिश्रा प्रवक्ता है बीजेपी की, आपका स्वागत है। आरसी चौधरी साहब, महासचिव पीसीसी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आशुतोष रावत जी, वरिष्ठ पत्रकार, स्वागत आपका। निरंजन पोद्दार साहब, राजनीतिक विश्लेषक, निरंजन जी आपका भी स्वागत। पहला और सीधा सवाल आरसी चौधरी साहब, वैसे तो अमित शाह ने कल और आज काफी कुछ बातें रखी अपनी सरकार के कामकाज समेत कांग्रेस पर निशाना साधते हुए, लेकिन एक लाइन बड़ी चर्चा में चल रही है जो अमित शाह ने कही कि कितने भी दल एकत्रित हो जाएं, आएगा तो मोदी। रविंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह ही नहीं, जब इंडिया गठबंधन का गठन हुआ था उसके बाद में भोपाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि यह गठबंधन भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है, घमंडियों का गठबंधन है। वो विपक्ष की आवाज, जिसे सम्मान लोकतंत्र में सत्ता में आसीन प्रधानमंत्री को देना चाहिए, लेकिन किस प्रकार के अल्फाजों का प्रयोग किया और उसी भ्रष्टाचारी गठबंधन बताने वाले इंडिया गठबंधन को में से अजीत पवार को लेके महाराष्ट्र के अंदर उप मुख्यमंत्री बनाया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को ना उन दलों से चिंता है, ना किसी अन्य दलों से चिंता है। वो बड़े बड़े नारे देंगे, लेकिन लोकतंत्र के अंदर जनता लोकतंत्र की प्रहरी होती है। ये अमित शाह जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे। 2018 के विधानसभा चुनाव थे, 163 भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे और अमित शाह जी कहते थे ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये अंगद का पांव है, 180 सीट जीत के आएंगे। और जनता ने आईना दिखाया और ये वीडियो आपके सामने है। ये वही अमित शाह है जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए राजस्थान की धरा से विधानसभा चुनाव के अंदर वो गरजते थे, मध्य प्रदेश में वो गरजते थे, छत्तीसगढ़ के अंदर। और इस अंगद के पांव को, अहंकारी भाषा को लोकतंत्र के अंदर जनता जब जागती है तब चिथड़े कर देती है। वही राजस्थान के अंदर होने वाला है। तो चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि 1 मिनट, चौधरी साहब का ये कहना है, दावा है कि भाई 4 जून 2024 को INDIA गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। चौधरी साहब सुन पाए मेरे सवाल को? आरसी चौधरी जी? हाँ, मैंने कहा कि तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि 4 जून को नतीजे इंडिया गठबंधन के पक्ष में आने वाले हैं सरकार बनाने के लिए?
हम लोकतंत्र के अंदर जनता में विश्वास करते हैं और लोकतंत्र की प्रहरी जनता है। जब अरे सर, जब वो कह रहे हैं 400 पार एनडीए गठबंधन ला रहा है, 370 पार बीजेपी ला रही है, तो कुछ तो कैलकुलेशन की होगी ना आप लोगों ने भी। हाँ, अब उनका तो हिसाब आप पूरा दे रहे हैं, अपना हिसाब आपको पता नहीं है रविंद्र कि कितनी सीटें जीतेंगे, कितनी हारेंगे। रविंद्र जी, आप राजस्थान से जुड़े हुए हैं। 2018 का मैंने अमित शाह जी का वो भाषण आपके सामने आगे बढ़ते हैं ना सर, अगले सवाल की बात कर रहा हूं। उनकी बात आपने कर ली, मैंने बिल्कुल रोका नहीं, मैं आपकी बात कर रहा हूं। अंगद का पांव आप बताइए ना। 180 सीट गई थी, क्या हुआ? अरे अब आप बताइए ना। 163 से 63 सीट आई थी। हाँ, परिवारवाद का भी आरोप लगा दिया, सभी आपके सभी सहयोगियों का जिक्र कर दिया, कहा कि कोई भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना चाहता है, कोई बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहता है, कोई पत्नी को मुख्यमंत्री बनाना चाहता है। ये परिवारवाद के लिए ही मरे जा रहे हैं। अमित शाह जी अपने बेटे को बीसीसीआई का चेयरमैन बनाते हैं, तब उन्हें यह परिवारवाद नजर नहीं आता। सचिव है सर, सचिव है, चेयरमैन नहीं है, सचिव है, तब उन्हें नजर नहीं आता। वसुंधरा राजे जी की बेटी सांसद बनाते हैं, तब उन्हें परिवारवाद नजर नहीं आता। जब राजसमंद की सीट से एक विधायक की पत्नी को टिकट दिया जाता है, तब परिवारवाद नजर नहीं आता। एक लंबी श्रृंखला है। इन्हें परिवारवाद से दिक्कत नहीं है, उन्हें उस गांधी परिवार से दिक्कत है जो हिंदुस्तान के विचार की बात करता है, जो भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देता है, वो जनता के मुद्दों की बात करते हैं, जो इस देश के अलग अलग वर्ग के जो हक है, न्याय की बात करते हैं, उनसे दिक्कत है। रविंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी को एक परिवार से, जो भारतीय जनता पार्टी के सामने जब आंख मिलाते हैं, तब उनके पांव थर्राते हैं। 56 इंच की छाती वाले, लाल आंख दिखाने वाले चाइना के सामने कैसे नृत्य कर रहे हैं, 20 सैनिकों की शहादत पे मौन हो जाते हैं, ये हिंदुस्तान देख रहा है। लद्दाख के अंदर सेना अध्यक्ष कह रहे हैं, वहां पे सोनम वांगचुक 21 दिन से लगातार अनशन चल रहा है, सरकार चुप होती है। हट चुका है सब, अब नहीं हो रहा है अनशन। अपने आप ये अमित शाह जी और एकार की भाषा चेयरमैन बता रहे हैं सचिव की जगह, फिर आप कह रहे हैं कि वहां पे अनशन चल रहा है। अनशन खत्म हो चुका है सर, थोड़ा अपडेट होकर आइए। एक मिनट, पूजा जी सवाल आपसे है कि भाई परिवारवाद की बात आप लोग तो करिए मत। उदाहरण यहां पे राजस्थान के गिना दिए चौधरी साहब ने, और अंगद का पैर जिस तरह से 2018 में हटा था, इस बार भी हटाने के लिए जा रहे हैं। रविंद्र जी, ये मैंने कहा ना, प्रोपेगंडा रचना, माहौल बनाने में माहिर है। जो पार्टी देश के लिए कोई मिशन, कोई विजन नहीं दे पाई, और केवल किस गठबंधन की ये बात कर रहे हैं, वो इंडी गठबंधन, जिसका काम कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करके खेलते रहे हैं। इनके अपने आंतरिक मामले सुलझ नहीं पाए, और आज मेरे साथी प्रवक्ता कांग्रेस की बात करें कि केवल गांधी परिवार से हमें प्रॉब्लम है। हमें गांधी परिवार से या किसी परिवार से हमें प्रॉब्लम नहीं है जो परिवारवाद को चलाकर देश को डुबोएगा, भ्रष्टाचार करेगा, और जिसके लिए ये देश, ये भारत माता, ये राष्ट्रवाद प्रायोरिटी नहीं होगा, उस हर व्यक्ति का भारतीय जनता पार्टी विरोध करेगी। उस हर व्यक्ति के सामने भारतीय जनता पार्टी, अजीत पवार का नाम लिया उन्होंने कि भ्रष्टाचारी कहा करते थे, फिर वो बीजेपी में आ गए, अब क्या सही हो गए? वो एक एग्जांपल दिया बस। देखिए रविंद्र जी, बहुत सारा, ये भारतीय जनता पार्टी का परिवार है जो आज विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी बनी है, सबसे बड़ा संगठन बना है। इस भारतीय जनता पार्टी ने जो भी भारतीय जनता पार्टी के विचार के साथ आकर देश की सेवा के लिए, राष्ट्रीयता के लिए आकर खड़े होना चाहता है, हम दिल खोल के बाय फैला के हम उसका स्वागत करते हैं। हमें विचार से विरोध है, व्यक्ति से विरोध नहीं है। अगर वो सेवा के लिए अपने आप को समर्पित करके कोई भी आता है तो हम सबको स्वीकार कर रहे हैं, सबको ले रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में अगेंस्ट पार्टी वालों को कोई फांसी नहीं चढ़ाया जाता है। जिसका विचार, जिसके लिए काम करता है, सब अगर उस विचार के साथ में आना चाह रहे हैं, और मैंने गिनाना चाह रही हूं, अपनी पार्टी में, अपने गठबंधन में आने से पहले अगर आप उसको भ्रष्टाचारी कहते हैं और फिर आपकी पार्टी के आने के बाद उन पर सवाल नहीं उठाते, बिल्कुल यही तो बात हो रही है। बिल्कुल, मैंने आपसे कहा ना कि उस विचार के लिए, और हम किसी के भी खिलाफ में कोई जांचे तो उसको पार्टी में आने। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए पूजा जी, मुझे एक चीज बताइए, अमित शाह जी के दौरे को लेकर मैं बिल्कुल सावधानी से समझना चाहूंगा आपसे। शेखावाटी से शुरुआत सीकर के जरिए की, साफ तौर पर क्या बीजेपी जाटों को लामबंद करने के लिए, अपने पक्ष में करने के लिए, और शेखावाटी में जो लगातार खबरें आ रही कि कहीं ना कहीं बीजेपी को मजबूती से यहां पर लड़ना पड़ेगा, क्या वहां के कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में कामयाबी मिली? और दूसरी तरफ फिर जोधपुर गए। ये दोनों जगहों का चुनाव जाहिर तौर पर
एक रणनीति का हिस्सा होता है। जब चुनाव प्रचार का आगाज किया जाता है, चुनाव प्रचार शुरू किया जाता है और जगहों को टच किया जाता है, वहां पर यह माना जाता है कि आप स्थिति को और मजबूत करने के लिए पहुंच रहे हैं। क्या इस बात को आप मानती हैं? रविंद्र जी, चुनाव हम हमेशा, मतलब जैसे हमारे लिए कहिए, पार्टी के लिए हम 24/7 हमेशा काम करते हैं। और बिल्कुल चुनावी रणनीति में ये उनकी पहली विजिट थी। और भी नेता आएंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी कल आ रहे हैं, परसों राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं। हर क्षेत्र को कोई ना कोई टच करेगा। और चुनावों में निश्चित तौर पर, अगर आज वो शेखावटी थे, जोधपुर थे, आदरणीय अध्यक्ष जी हाड़ौती पहुंच रहे हैं, प्रधानमंत्री जी कल कोटपुतली जयपुर क्षेत्र में रह रहे हैं, और आगे भी राजनाथ जी और सारे सीएम जो भी लोग आएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी, जब हम चुनाव प्रचार के लिए वोट मांगने निकले, सारे राजस्थान की जनता को हम एक सूत्र में बांधना चाहते हैं। और निश्चित तौर पर जनता जिस तरह से भरपूर आशीर्वाद, प्यार, स्नेह, समर्पण मोदी जी के प्रति कर रही है, तो जनता को जितना ज्यादा से ज्यादा इस चुनाव में टच करना, उन तक अपनी बातें। आशुतोष जी, अमित शाह जी का ये शेखावाटी और पार्टी है, मारवाड़ की धरती पर आगमन, ये रोड शो करना, कार्यकर्ताओं से बात करना, चुनावी सभा में अपनी बातों को रखना, कितना माहौल बीजेपी के पक्ष में और कांग्रेस के खिलाफ बनता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए रविंद्र जी, किसी भी पार्टी का जब भी कोई बड़ा नेता, कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, राष्ट्रीय महामंत्री है, अगर वह इस क्षेत्र में आता है तो निश्चित तौर पर वहां के स्थानीय कार्यकर्ताओं का मनोबल बहुत बूस्ट होता है और वो कार्यकर्ता दुगनी मेहनत के साथ में उस क्षेत्र में अपने प्रचार में, अभियान में लगता है। अमित शाह जी के लिए इन दोनों क्षेत्रों का चुनाव का जो सवाल आपका है, एक तरफ तो आप ये कह सकते हैं कि शायद शेखावाटी में जिस तरह से जाटों की नाराजगी भारतीय जनता पार्टी को झेलनी पड़ रही है, तो शायद हो सकता है कि वह भी उनके दिमाग में हो कि जाटों को कैसे साधा जाए और कैसे उस क्षेत्र में अपने कार्यकर्ताओं को और ज्यादा मजबूती से काम करने के लिए प्रेरित किया जाए। लेकिन मोदी के, माफ कीजिएगा, आज अमित शाह के भाषण में एक जो सबसे बड़ी चीज, जो मुझे बड़ी चीज लगी, जो किसी भी राजनीतिक दल के लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है, कि उन्होंने जब कार्यकर्ताओं को संबोधित किया तो उनके लिए एक शब्द प्रयोग किया कि आप पार्टी के मालिक हो। जब तक यह अप्रोच किसी राजनीतिक दल के अंदर है, तब तक यह मानिए कि उस व्यक्ति का उस क्षेत्र में जाने पर एक विशेष प्रभाव कार्यकर्ताओं के बीच में पड़ता है। क्योंकि कार्यकर्ताओं को, शक्ति बूथ वालों को, जो पन्ना प्रमुखों को जो सबसे छोटी इकाई माना जाता है, उनको उन्होंने पार्टी के मालिक कहकर के संबोधित किया है। निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि अमित शाह के आज के दौरे के बाद में उस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक उत्साह का, एक अनोखी एनर्जी का प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। हालांकि कांग्रेस उस क्षेत्र में कुछ इलाकों में वहां मजबूत दिखाई पड़ रही है और शायद यही रणनीति रही होगी कि सबसे बड़े चाणक्य को, सबसे बड़े आपके मास्टर कार्ड को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के से भी ज्यादा बड़े चाणक्य, जो बूथ मैनेजमेंट के लिए अमित शाह को जाना जाता है, इसलिए शायद उस क्षेत्र में आज उतारा गया है। निरंजन पोद्दार साहब, जो बात आशुतोष जी ने कही, बकौल अमित शाह, कार्यकर्ताओं के दम पर चुनाव जीते जाते हैं और बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान करती है। कुछ और बातें कही गई, 400 के पार लक्ष्य है हमारा, इस बार हैट्रिक बनाएंगे फिर से राजस्थान में। तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस करती है, घर में घुसकर आतंकवादियों को मारा, इकोनॉमी में 11वें से 5वें नंबर पर देश पहुंचा, मोदी की गारंटी समझाने के लिए आया हूं, धारा 370 हटाई, राम मंदिर का संकल्प साकार हुआ, अंग्रेजों के जमाने के कानून में बदलाव हुआ। तो यह माना जाए कि यह खाका एक तरह से अमित शाह ने इन मुद्दों के जरिए अपनी सरकार के कामकाज का और तमाम ऐसे मसलों का पेश किया है। और दूसरी तरफ मैं आपसे यह भी जानना चाहूंगा, विपक्ष कांग्रेस कितनी तैयार दिख रही है, कितनी आक्रामक दिख रही है सरकार को घेरने के लिए, क्योंकि 10 साल की यह सरकार है जो इस वक्त केंद्र में है। देखिए रविंद्र जी, निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए कि जब किसी भी दल का या किसी भी व्यक्ति का जब बहुत अच्छा दिन चल रहा होता है, तो उसकी, हमारे यहाँ कहा जाता है कि उसकी पावनी भी रुपए में चल रही है। और आज कदाचित भारतीय जनता पार्टी की वही स्थिति है। मैं ये बात अभी, जैसे आशुतोष रावत जी कह रहे थे कि अमित शाह जी ने जिस तरीके से बोला है कि हमारी पार्टी के मालिक कार्यकर्ता है, लेकिन यहाँ पे वो स्थिति है कि धरे ढके के हाथ मत लगाना, बाकी सब तेरा ही है, यानी कि इस तरीके के मालिक है ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, आप ये समझिए कि अगर कार्यकर्ता मालिक है, इनको अपने कार्यकर्ताओं पे इतना भरोसा है, ये कह रहे हैं कोई नेता चुनाव नहीं जीतवाते, तो फिर मेरे को एक बात बताइए, ये इन्होंने जैसे भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे उतार के क्यों रख दिए? उन कार्यकर्ताओं की पुरुषार्थ पे क्या इनको भरोसा नहीं था? अशोक चौहान की क्या जरूरत थी इनको
इनको क्या किया, इनको नवीन जिंदल की इनको क्या आवश्यकता थी। लेकिन वास्तविकता जानते हैं क्या है? वास्तविकता ये है कि आज कहीं ना कहीं कोई भी पार्टी नैतिकता की अगर बात करती है तो एक हास्यास्पद सा लगता है। क्योंकि देखिए, सीधी सी बात आपको कहूं, तेरा परिवारवाद है, हमारा परिवारवाद जो है वो अब अपवाद है। यहाँ पे यही स्थिति चल रही है। और रही बात भ्रष्टाचार की, तो देखिए सीधी सी बात बताओ, जब तक अजीत पवार या अशोक चौहान जब तक कांग्रेस पार्टी में है भ्रष्टाचारी है, भारतीय जनता पार्टी में आते ही कदाचारी होंगे। और निश्चित रूप से जिस तरीके से अभी पूजा जी कह रही थी कि कोई भी हमारी पार्टी में आने के बाद में अपने विचारों का समावेश करता है तो हम उसको बाहें फैला करके उसको लेते हैं। देखिए, अब ये तो तय करना जनता को है कि कौन विचारों का समावेश करता है। भारतीय जनता पार्टी उसके विचारों का समावेश करती है या वो भारतीय जनता पार्टी। अगर यही बात है तो क्या संदेश खाली का शेख शाहजहां भी अगर ये कहे कि मैं भारतीय जनता पार्टी के विचारों को आत्मसात करता हूं, तो क्या आप उसको भी सिर माथे पर बिठा लेंगे? थोड़ा सा कम से कम सुचिता की आवश्यकता या थोड़ा सा सुचिता की अपेक्षा होती है। रही बात आज जिस तरीके से अगर हम भारतीय जनता पार्टी और तमाम राजनीतिक प्रत्यक्ष के अंदर हम चर्चा करें तो आज वास्तविकता ये है, कांग्रेस की स्थिति ऐसी हो रही है कि अगर वो अकेली दौड़ेगी तो भी सेकंड आएगी। क्यों? क्योंकि देखिए, जीत के अंदर और सत्ता के अंदर तो हमने देखा है कि राजनीतिक पार्टियों के अंदर आपसी घमासान होता है, लेकिन कांग्रेस एक ऐसी बिरली पार्टी है जो हार के अंदर भी एक दूसरे को निपटाने में लगे हुए हैं कि भाई इसको यहां से निपटा दूं, उसको वहां से निपटा दूं। बड़ा आश्चर्य है। और केंद्रीय नेतृत्व की बात है तो इस बार भारतीय कांग्रेस ने अपने टिकट तो बहुत अच्छे बांटे हैं, लेकिन उनकी स्थिति यह है कि यात्री अपने सामान का स्वयं ध्यान रखे। भैया हमारे तो खाते फ्रीज हो गए, हमारे पास तो अब किराए के पैसे भी नहीं है। यानी कि जो जिन कार्यकर्ताओं को या जिन नेताओं को इन्होंने चुनाव मैदान में उतारा है, एक तरह का आप ये समझ लीजिए इन्होंने वहां पर रेड कार्ड लगा दिया है कि हमारे से कोई पैसे वैसे मत मांग लेना। तो यहाँ उसके बावजूद अगर आज राजस्थान के चुनावों की अगर मैं बात करूं तो देखिए, निश्चित रूप से राजस्थान के अंदर इस बार भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक के अंदर इनको बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है। क्योंकि राजस्थान के अंदर 3 से 4 सीटें, देखिए विधानसभा चुनाव के अंदर मैंने आपको स्पष्ट कहा था कि भारतीय जनता पार्टी 115 सीटें लेकर के आ रही है और कांग्रेस 70 सीटों के आसपास रहेगी। आज मैं आपको फिर दोबारा से आपके चैनल पे कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी 3 से 4 सीटें लूज करने जा रही है। इसका कारण यह है कि हमारे यहाँ राजस्थानी में कहा जाता है कि एक 17 साल की दादी होकर एक 17 साल की दादी और एक 70 साल की दादी। आपने किसी के दादाजी ने अगर 17 साल की लड़की से शादी करनी तो वो दादी तो बन जाएगी, बिल्कुल, लेकिन उसमें वो 70 साल वाली दादी वाला अनुभव नहीं होगा। साहब, यहाँ निरंजन जी की अगर एक बात का मैं उल्लेख करूं कि टिकट दे दिए गए, बड़े अच्छे टिकट दिए हैं कांग्रेस ने, लेकिन छोड़ दिया उनको नहीं के हाल पे। खाते फ्रीज हैं, सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है। कब आएंगे कप्तान, कब संभालेंगे मोर्चा, कब देंगे उनको भरोसा। हालांकि स्थिति अगर जमीन के हालात की यहां पर निरंजन जी के मुताबिक 3-4 सीटें इस बार बीजेपी लूज कर सकती है। निरंजन पौधार जी वरिष्ठ राजनीतिक विशेषज्ञ हैं और अपनी सूझबूझ के साथ में और अपने चरित्र के साथ में एक स्पष्ट आंकलन उन्होंने किया है। मैं उनका साधुवाद करना चाहता हूं। ये हिंदुस्तान की 142 करोड़ जनता जानती है कि लोकसभा चुनाव 18वीं लोकसभा के चुनाव की घोषणा से 3 सप्ताह पूर्व कांग्रेस पार्टी के 11 खाते 4 बैंकों के अंदर सीज कर दिए। 135 करोड़ रुपए इनकम टैक्स विभाग ने जब्त कर लिए और तमाम खातों को सीज कर दिया। लोकतंत्र के अंदर जनता तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए आज मीडिया के अलग अलग संसाधनों के माध्यम से, प्रचार के माध्यम से आवाज को ले जाना होता है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि सत्ता तो रावण के पास में भी थी, लेकिन राम वनवास में थे। इस हिंदुस्तान की जो संस्कृति है उसमें सत्य की विजय होती है और सत्य के साथ में जनता खड़ी होती है। कांग्रेस का कार्यकर्ता हर बूथ के अंदर क्राउड फंडिंग करेगा, कार्यकर्ता प्रत्याशी बनकर चुनाव लड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी की नाकामियों को और कांग्रेस की जो 5 न्याय गारंटी दी है उनको लेके हम जनता के बीच में जाएंगे। और लोकतंत्र जिस प्रकार से चुनौतियों का सामना कर रहा है पूरे देश के अंदर, ये सब जानते हैं। पूजा जी सवाल आपसे है कि अगर आज धंधा लो, एक्सटॉर्शन का जो उन्होंने काम अमित शाह यहाँ पे थे तो कल प्रधानमंत्री भी आने वाले हैं जयपुर ग्रामीण के कोटपुतली में, कितना संबल मिलेगा इससे? और फिर कांग्रेस के दिग्गज भी 5 तारीख को यहाँ पे सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे आने वाले हैं, वो भी पूरी तैयारी के साथ राजस्थान पे पहुंचने वाले हैं। मैं बड़ी शुभकामनाएं देती हूं कि इनका ये ख्याली पुलाव ये 4 जून तक ये इसमें अपना पकाते रहे। इस शुभकामना के साथ में ये अच्छा रहे।
मैं निश्चित तौर पे कह रही हूँ, राजस्थान की जनता ने, आरसी जी, राजस्थान की जनता ने 2014 में 55% वोट दिए भारतीय जनता पार्टी को, 19 में 61% दिए, और आज भारतीय जनता पार्टी अपने विकास के दम पे, अपने शासन की 10 साल की प्रतिष्ठा के दम पे, अपने विकास के दम पे, अपने काम के दम पे 70% वोट लेकर आएगी। लगातार हैट्रिक बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। अरे अपने संभालो, हम कार्यकर्ता के रूप में जिस तरह से काम करते हैं, जिस तरह से मोदी जी ने देश में एक विकास का इतिहास रचा है, जिस तरह से सबका साथ, मैं जवाब दे रही हूँ, सबका साथ। आशुतोष जी, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हो रही है और कल उनका दौरा होने वाला है यहाँ जयपुर ग्रामीण कोटपुतली इलाके से, तो क्या माना जाए, राजस्थान को ही पूरा फोकस में रखकर अपनी बातों को रखेंगे, क्योंकि वैसे चुनाव तो पूरे देश में, या फिर देश के सामने बीजेपी के और एनडीए के एजेंडे को रखेंगे, उनकी मांगों को रखेंगे? अरे आप बोलते रहिए, जनता सबक सिखा रही है आपको। आशुतोष सर, आवाज मिल रही है मेरी? बस जनता जानती है, यही मैं कह रही हूँ, जनता सब जानती है, जनता सब जानती है। एक मिनट पूजा जी, एक मिनट, चौधरी साहब और पूजा जी, एक सेकंड पूजा जी, एक मिनट। आशुतोष जी, जरा मैं समझना चाह रहा हूं आपसे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल के दौरे को लेकर, और फिर उसके बाद कांग्रेस के नेता भी 5 और 6 तारीख को यहां पर आने वाले हैं, धीरे धीरे पूरे अब ऊपर बढ़ रहा है ये चुनाव प्रचार। बिल्कुल, देखिए राजस्थान में पहले फर्स्ट और सेकंड फेज में इलेक्शन है, ऐसे में दोनों राजनीतिक दलों को राजस्थान से एक अलग तरह की उम्मीदें भी हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी को अपनी हैट्रिक और 400 के आंकड़े को छूने का गणित राजस्थान से पहुंचते हुए लग रहा है, तो वहीं कांग्रेस को भी यह उम्मीद लग रही है कि इस बार वो कम से कम हैट्रिक का, भारतीय जनता पार्टी को हैट्रिक को रोकेगी, नॉर्थ में अपनी कुछ सीटों की संख्या बढ़ाएगी। इसलिए दोनों बड़ी पार्टियां, जिस तरह कांग्रेस अपना मैनिफेस्टो इस बार जयपुर से लॉन्च करने जा रही है, तो निश्चित तौर पर दोनों बड़ी पार्टियां राजस्थान में भी पूरी एनर्जी के साथ में चुनाव पर अपना फोकस करना चाह रही हैं। और इस चुनाव में फोकस करने के साथ में रविंद्र जी, एक सबसे बड़ी चीज यह है कि जो जनता तक यह बात पहुंचाने में सफल रहेगा कि हम उसकी आवाज उठा रहे हैं, क्या जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं उन पर अपनी आवाज को कैसे और प्रभावी ढंग से जनता के बीच में पहुंचाना है, उसकी रणनीति जो राजनीतिक दल अच्छे तरीके से बनाएगा, निश्चित तौर पर विजयश्री उसको प्राप्त होगी। जो व्यक्ति जनता को विश्वास नहीं दिला पाएगा, लग रहा है कि वो बीजेपी पर, एनडीए पर पूरी तरह से आक्रामक है, या कहीं ना कहीं वो ईडी, आईटी और तमाम खाते फ्रीज करने के मामले में सहानुभूति हासिल करने की कोशिश कर रहा है, उसको लग रहा है कि शायद इससे काम बने। लास्ट देखिए रविंद्र जी, मैं आपको स्पष्ट शब्दों में बता रहा हूं कि अगर बात करें हम अगर राजनीतिक दल के रूप में, तो कांग्रेस कहीं लड़ती हुई दिखाई नहीं दे रही, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस ने इस बार टिकट बांटे हैं, उन टिकटों के अंदर ये निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि 12 से 13 सीटों के ऊपर कांग्रेस के उम्मीदवारों ने भारतीय जनता पार्टी की नाक में दम कर रखा है, और शायद 3 से 4 सीटें लूज भी कर जाए भारतीय जनता पार्टी। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान को अपनी बपौती समझ ली थी कि जैसे राजस्थान का वोट बैंक तो हमारे दहेज में आया हुआ है, हम उनको वापस कुछ लौटाए नहीं लौटाए, लेकिन ये हमें वोट देंगे ही देंगे, कहीं ना कहीं इस बार भारतीय जनता पार्टी को ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि राजस्थान के अंदर देखिए बहुत जगह ऐसी हैं, मैं सिलसिलेवार बता सकता हूं कि जहां पे कहीं कहीं भेदभाव हुआ है। आज अगर आप देखेंगे उत्तर पूर्वी राजस्थान की बात करें, झुंझुनू, शेखावाटी, झुंझुनू, बिल्कुल, और ये जाहिर तौर पर जब नतीजे आएंगे तो उसको आकलन करना भी होगा, लेकिन फिलहाल तो भी लड़ाई चल रही है, और लड़ाई अंतिम दौर तक चलती है, आखिरी वक्त तक जब चुनाव प्रचार होता है और जब वोट डलते हैं तो कोई राजनीतिक दल या कोई उम्मीदवार प्रत्याशी हार नहीं मानता है, पूरी ताकत के साथ जुटता है, लेकिन मुद्दों की बात होनी चाहिए, जनता की बात होनी चाहिए, और जब नतीजे आए तो उसका आकलन भी किया जाना चाहिए कि हार हुई तो क्यों ही, जीत हुई तो उस जीत को किस तरह से बरकरार रखना है, इस भरोसे को कैसे कायम रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए प्राइम डिबेट में। फिलहाल नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया।